कई बारी हम ऐसा सोचते हैं ना कि जो ये भूत प्रेत की स्टोरीज़ होती हैं ये सिर्फ कहानियाँ ही हैं और इनका सच से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत बारी लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और ये भी कहा जाता है कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपनी मौत का बदला लेने आती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनको बहुत मिस्टीरियस तरीके से मारा गया और उनकी मौत की सच्चाई कोई नहीं जानता। तो वो बस इस चीज़ को बताने के लिए वापस आती हैं। तो आज की जो कहानी है ये काफ़ी साल पुरानी है और ये कहानी है दो भाइयों की, जिनका नाम शुभम और अमन था। और शुभम और अमन शुरू से ही बचपन से ही साथ खेले बड़े हुए और इनकी बहुत अच्छे से बनती थी। और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ बीच में कि इनके मम्मी पापा दोनों की डेथ एक साथ हो गई और फिर ये दोनों भाई अकेले हो गए। देखते देखते ही टाइम बीता और अमन की शादी हो गई। और अमन की जो वाइफ थी वो वैसे बहुत अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं वो जो उसका छोटा भाई था शुभम, उसके लिए मन में थोड़ी सी चिढ़न रखती थी, क्योंकि जो शुभम था वो काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला और मेहनती बहुत था और अपनी इसी मेहनत के दम पे वो कई बार एक्स्ट्रा अर्निंग कर लेता था जो अमन है उसकी अपेक्षा। तो उसके मन में हमेशा रहता था कि उसका पति इतना अच्छे से नहीं कमाता जितना शुभम कर लेता है। खैर, ये चीज़ उसके अंदर की बात थी, चलती रही चीज़ें आराम से। और ये दोनों भाई और उसकी भाभी साथ में रहने लग गए और जो डेली रूटीन था शुभम अमन दोनों फॉलो करते, अपने अपने काम पे जाते। लेकिन देखते ही देखते जो शुभम था उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया और अच्छा खासा उसके पास पैसा हो गया। उसका जो बड़ा भाई अमन था उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो शुभम कहीं आगे था और इसी चीज़ की ईर्ष्या थी उसकी भाभी के मन में। क्या टाइम बीतता गया और एक टाइम ऐसा आया जब शुभम की भी शादी के लिए रिश्ते आने लग गए और एक अच्छी सी लड़की देख के उसके भाई और भाभी ने शुभम की शादी करा दी। अब जब शादी हो गई इन दोनों की, फैमिली में चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें होने लग गई, तो शुभम की वाइफ बहुत परेशान हो गई थी अपनी भाभी से। तो उसने डिसाइड किया कि वो अब से अलग रहना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ कहीं और शुभम को भी कहीं ना कहीं ये बात ठीक लगी कि और कलेश क्यों करना, ठीक है अलग हो जाते हैं। और शुभम ने पास में ही एक नया घर ले लिया और उस घर में ये अपना आराम से दोनों हस्बैंड वाइफ रहने लग गए। अब इनका भाई और भाभी रहते थे पहले पुराने घर में जो इनके पेरेंट्स का था, और शुभम ने जो नया घर लिया था वहाँ पे ये दोनों रहते थे। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया शुभम दिन पर दिन तरक्की करने लग गया और उसके घर में हर एक चीज़ थी, अच्छा खासा पैसा, हीरे जवाहरात जो भी मतलब गहने वगैरह होते सब कुछ था। उसी जगह अमन जो था वो बहुत नॉर्मल पैसे कमाता था जिसमें सिर्फ घर चल सकता था। और इसी चीज़ को लेके अमन की फैमिली में मतलब उसकी वाइफ उससे बहुत लड़ाइयाँ करती थी कि वो ऐसा क्या कर रहा है कि तुम नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कमाते हो, ये वो बहुत कलेश होता था। लेकिन वो भाई था तो बस उससे हल्की फुल्की बोलचाल थी। लेकिन दोनों जो भैया भाभी शुभम के थे ना, उनके मन में शुभम को लेके बहुत सारी चीज़ें थी कि पता नहीं कहाँ से पैसा लाता है, इतना कमा लेता है ये वो। अब पैसा आता है तो चार दुश्मन भी आते हैं साथ में, वैसा ही कुछ सीन था। तो यहाँ तो भाई ही दुश्मन बनने लग गया। खैर, शुभम बिना किसी बात को ध्यान दिए अपनी फैमिली का ध्यान रखता और देखते ही देखते वो टाइम भी आ गया जब शुभम की वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। और शुभम इस चीज़ को लेके बहुत खुश था, बहुत खुश था और वो अपना काम और अच्छे से करने लग गया जिससे कि वो अपने बच्चे को और अच्छे से पाल सके। इसी बीच में शुभम को ऐसा कुछ अर्जेंट काम आया कि उसे शहर से बाहर जाना पड़ा और शायद जो उसके भैया भाभी थे वो एक दिन इसी प्लान में बैठे हुए थे और उन्होंने ये बनाई योजना कि जो भी पैसा शुभम के घर में होगा वो ये अपने घर में ले आएंगे और जो भी एक्स्ट्रा पैसा रुपए गहने जो मिल गए वो हमें रखने हैं अपने यहाँ पे। चोरी ही सही, भाई के घर से क्या दिक्कत है, गलत है, लेकिन उन्होंने ऐसा प्लान किया। और शुभम तो अपने घर पे था नहीं, उसकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट थी वो रात में अपने घर पे थी और अपने घर में आराम से सो रही थी। अब ये लोग धीरे धीरे गए, सारा सामान उठाने लग गए एक एक करके और काफ़ी ज़्यादा इनके पास सामान इकट्ठा हो गया। और जैसे ही घर से बाहर निकलने वाले थे उससे पहले पता नहीं कैसे लेकिन जो शुभम की वाइफ थी वो बाहर निकल के आई और अंधेरे में भी वो इन दोनों को पहचान गई और तुरंत आवाज़ देके बोलने लग गई कि भैया भाभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और जैसे ही उसने लाइट ऑन की ये बोल के ना, उसने देखा कि वो लोग पूरा घर का सामान जितना भी उनको लगा सही उनका यूज़फुल होगा सारा सामान उठा रखा था। तो काइंड ऑफ समझ गई वो कि चोरी करने आए थे या फिर जो भी सामान था उठाने आए थे और लेके जा रहे हैं। और अब वो भी समझ गए थे कि इसने देख लिया है
तो अगर ये शुभम से बता देगी तो गाँव में बहुत बदनामी होगी कि अपने ही भाई के घर में चोरी करने आया। बड़ी सारी चीज़ें उन दोनों के माइंड में चलने लग गई और इसी बीच में उन्होंने डिसाइड किया कि जो इसकी वाइफ़ है शुभम की, उसको मार देंगे तो ये बात बाहर जाएगी ही नहीं और यहीं कहीं ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ हुआ। जो अमन की वाइफ़ थी उसने एक चाकू निकाला और शुभम की वाइफ़ के एकदम पेट पे मारा, जिससे कि वो वहीं पे गिर गई। एकदम खून-खून सब जगह बिखर गया। वो बहुत देर तक तड़पती रही लेकिन ये लोग उसको मार के वहाँ से भाग गए और सारा सामान वगैरह रख के जब वो मर गई तभी वापस आए और उसकी डेड बॉडी को ले जाके गाँव में पीछे एक बरगद का पेड़ था वहाँ छुपा दिया। और इनको लगा कि चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, कोई बात नहीं। अब वो दोनों सारा सामान चोरी कर ले गए थे, अपना सारे शौक पूरे करने लग गए, बहुत खुश लग रहे थे और शुभम को 3-4 दिन का टाइम और लग गया वापस गाँव आने में। लेकिन जब शुभम गाँव आया वापस और उसने अपनी वाइफ़ के बारे में पूछा कि कहाँ गई, क्या हुआ? तो इसके भैया भाभी बोलने लग गए कि तुम नहीं थे तो पीठ पीछे उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो कि हम बता भी नहीं सकते और तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक औरत नहीं थी और गांव के लोगों के साथ उसके कनेक्शन थे इस तरीके के। बड़ी सारी चीज़ें बताई जिससे कि जो शुभम था वो एकदम आग बबूला हो गया कि इतना सब कुछ मैंने कर रखा है अपने घर में, इतना ध्यान दिया, सब कुछ किया। इवन वो प्रेग्नेंट तक थी और तब भी भाग गई और वो बड़ा गुस्सा हो गया, एकदम उसका दिमाग ख़राब हो गया सब सुन के कि वो किसी और के साथ भाग गई है। घर पे आया, सारा सामान वगैरह बिखरा पड़ा था, तो उसके भैया ने बता ही रखा था कि सारा सामान लेके वो भाग चुकी है और अब शायद वापस कभी नहीं आएगी। और उसने हम लोगों को मतलब कुछ भी बताया नहीं, बट हमें गाँव वालों ने बताया। बड़ी सारी बातें उसके माइंड में जब भर दी उसके भाई ने, तो उसने भी कुछ ख़ास रिएक्ट नहीं किया और अपने घर में जाके चुपचाप जो भी उसका डेली काम था वो करता रहा। लेकिन जब शुभम को ये सब कहानियाँ बताई गई ना, उस दिन के बाद से उस गाँव में लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। अब होता क्या था, जब भी कोई अपनी फसलें काटने जाता, उसे खेतों के साइड में बरगद के पेड़ के साइड से निकलता हुआ, उसको हमेशा किसी के रोने की आवाज़ आती और जब भी कोई पास जाके देखता, तो वहाँ कोई नहीं, एकदम गायब हो जाता। कई बार लोगों ने एनकाउंटर किया कि वहाँ पे एक औरत बैठी हुई है एकदम वाइट कलर की साड़ी पहन के, पूरा सर पे पल्लू रखा हुआ और वहाँ पे जैसे ही लोग जाते पूछने के लिए कि क्या हुआ, यहाँ क्यों रो रही हो, क्यों बैठी हो, कुछ भी नहीं, गायब, हवा में एकदम, जैसे कुछ था ही नहीं कभी। तो ये चीज़ें पहले बहुत नॉर्मल होती थी, सिर्फ पहले दिख रही थी। लेकिन अब कुछ टाइम बाद ऐसा होने लग गया कि गाँव में रैंडम घरों के गेट नॉक करने लग गए, है ना? और वो आत्मा बाहर बुलाती लोगों को, बहुत रोती और जैसे ही कोई बाहर आता, गेट खोलता, देखता कौन है, क्या है? कोई भी नहीं होता वहाँ पे। लेकिन उस दिन के बाद से उस इंसान की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती और बिल्कुल खटिया पे लग जाता वो। और बात शायद ये भी थी कि जो बात शुभम को बताई थी उसके भैया भाभी ने, वही बात पूरे गाँव में फैली हुई थी कि जो वो शुभम की वाइफ़ थी वो कैरेक्टरलेस थी और इस तरीके से वो भाग गई किसी और के साथ, प्रेग्नेंट होने के बावजूद। तो पूरे गाँव वाले मज़ाक भी बनाते थे शुभम का, उसकी वाइफ़ का कि ऐसा-ऐसा बताओ हो गया, पति कमाने चला गया और ये पीछे से कहीं और ही भाग गई किसी और के साथ। तो पूरे गाँव में ये चीज़ फैली हुई थी और जो लोग इस बारे में डिस्कशन भी करते ना, बड़ी रहस्यमयी तरीके से उनकी तबीयत ख़राब हो जाया करती। लोग डरने लग गए इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। अब धीरे-धीरे एनकाउंटर बढ़ते-बढ़ते इतना तक हो गया कि वो लोग घर से बाहर निकलने में डरने लग गए। अब जैसे ही वो बाहर निकलते, वो बरगद के पेड़ के पास में इतनी भयानक, इतनी दर्दनाक चीखों की आवाज़ें आती ना, जिसको सुन के ही आदमी की आत्मा काँप जाए एकदम, वैसा। अब एक रात की बात है, जब ये गाँव से एक आदमी आ रहा था, वहीं खेतों के साइड से होता हुआ, उसको वापस से ये औरत जो थी वाइट कपड़ों वाली, वो एनकाउंटर हुई और वो वहीं बैठ के बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। अब जैसे ही वो आदमी इसके पास गया और कोशिश की उसे पूछने की क्या हुआ है, उसने अपना सर ऊपर उठाया और जैसे ही उस आदमी ने इस आत्मा का फेस देखा ना, वो डर के मारे एकदम वहीं काँपने लग गया। उसकी पैंट एकदम गीली सी हो गई, उसको कुछ समझ नहीं आया कि क्या है ये। उसकी आँखें जो थी ना आत्मा की, वो ऐसी चमकदार जैसे कि एकदम लेंस में शाइन नहीं होती उस टाइप की, और उसका चेहरा बिल्कुल ही जैसे खून के छींटे पड़े हुए चेहरे पे, बाल पूरे खुले हुए हवा में एकदम लहरा रहे, बहुत ही भयानक था। अब उस आत्मा ने उस आदमी को बोला, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि हर अमावस्या की रात को इस गांव में कोई ना कोई ज़रूर मरेगा और तुम उस मौत को रोक नहीं सकते, और अगर तुम इस मौत को रोकना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे कातिलों को ढूंढ निकालना होगा और उन्हें मारना होगा।
वो आदमी बहुत तेज़ डर गया कि ये क्या है और किस बारे में कह रही है। बहुत मतलब उसका एकदम दिमाग ख़राब हो गया इन सब चीज़ों से, और वो भाग-भाग के गाँव में आया। जब वो गाँव के अंदर एंटर किया उसने, बिल्कुल काँप रहा था और लोग उससे पूछने लग गए क्या हुआ, क्या हुआ? उसने सारी स्टोरी बताई कि उसको कैसे वो एनकाउंटर हुई, उसने कैसे ये बताया कि अगर उसके कातिल को नहीं मारा तो वो सबको मारेगी गाँव में, और ये सब चीज़ें। तो लोग पूछने लग गए कि कोई था या किसकी आत्मा हो सकती है, कुछ आइडिया है? जब इतनी सब बातचीत हो गई और गाँव के लोग और सहम के रहने लग गए, और धीरे-धीरे गाँव में कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। दिन पर दिन उस आत्मा का प्रकोप बहुत बढ़ रहा था। कई बार लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती, कई बार लोगों को ऐसी-ऐसी बीमारियाँ होती जिनका कोई इलाज ही नहीं है, बिस्तर पे लग जाते वो एकदम। अब एक बारी शुभम ही बहुत लेट नाइट अपने गाँव को वापस आ रहा था, और उसको वापस से वही जो आत्मा थी, वो एनकाउंटर हुई, और इस बार वो बीच रास्ते पे खड़ी हुई थी। जैसे ही शुभम ने गाड़ी रोकी, वो चमकदार आँखें एकदम उसको, शुभम को लगे जैसे कोई लाइट मार रहा हो बहुत तेज़ आँखों पे, ऐसी आँखें उसकी भयंकर। तो शुभम ने फटाक से गाड़ी रोकी। अब शुभम फटाफट गाड़ी से उतरा और जाके सामने खड़ा हो गया। और जैसे ही वो आत्मा के सामने खड़ा हुआ ना, उसने भी उसका रियल रूप देखा। बहुत ही डरावना, बहुत ही खतरनाक। अब शुभम कुछ बोलता इससे पहले उस आत्मा ने शुभम को बोला, "पहचाना मुझे? तुम मुझे कैसे पहचानोगे? तुम्हें तो ये कह दिया गया कि मैं तो भाग गई थी, लेकिन मैं कहीं नहीं भागी। तुम ये बात पता लगाओ कि मुझे किसने मारा है, और अगर तुमने पता नहीं लगाया तो मैं तुम्हें भी इस अमावस्या को अपने कातिलों के साथ मार डालूंगी और इस पूरे गांव को ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि तुम लोग झूठ पे बहुत जल्दी विश्वास करते हो, सच जानना भी नहीं चाहते।" और इन सब बातों से ना एकदम गुस्से में लग रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उसकी आवाज़ जो थी ना, इतनी ज़्यादा लग रही थी जैसे कि वो बिल्कुल किसी से बदला लेके ही मानेगी, खून की प्यासी एकदम, बहुत बहुत खतरनाक। अब शुभम ये सब सुनते ही समझ गया कि ये कौन है और किस बारे में बात कर रही है। शुभम ने अगला सवाल ये बोला कि तुम अगर नहीं भागी तो तुम्हें मारा किसने? तो उसने इनडायरेक्टली, जैसे पहेली होती ना वैसा जवाब दिया कि अपने ही होते हैं जो सबसे पहले धोखा देते हैं, और तुम्हें उन्हीं अपनों को समझना होगा जिन्होंने मुझे मारा। और इस बात से शुभम तुरंत समझ गया कि वो किसकी तरफ हिंट कर रही है, क्योंकि गांव में अपना कोई था ही नहीं भैया भाभी के अलावा। अब शुभम ने फटाफट गाड़ी स्टार्ट की और वो आत्मा वहाँ से कहीं गायब हो गई हवा में। शुभम फटाफट घर भाग के पहुंचा, और जैसे ही वो अपने गांव पहुंचा, सबसे पहले उसने अपनी गाड़ी भैया भाभी के घर के बाहर रोक दी, और तुरंत जाके गुस्से में भैया भाभी को बुलाने लग गया और बोलने लग गया कि सच सच बताओ मेरी वाइफ के साथ क्या हुआ था। तो पहले तो वो लोग ऐसे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, और वो तो भाग ही गई थी, बताया था तुम्हें, और तुम्हें पता नहीं क्या हो गया आज, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। और वो सोच रहे थे कि इसको पट्टी पढ़ाई दी है, समझ ही गया है, अब आगे कुछ सवाल जवाब करेगा नहीं। लेकिन शुभम अभी बहुत गुस्से में था। अब शुभम ने अपने भैया भाभी को बहुत धमकाया और कई तरीके से उनको थ्रेट किया कि सच बता दे वो एक बारी, अगर सच नहीं बताएंगे तो फिर उनकी जान के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। जब इतना कुछ शुभम ने बोला ना, तो उसके भैया भाभी थोड़ा सा हड़बड़ाने लग गए अपनी ही बातों में, और एंड में उसकी भाभी जो थी ना, उसके मुंह से सच निकल गया, और उसने बोला कि उस रात हम लोग गए हुए थे उस घर में, हमने सामान वगैरह उठाया और तुम्हारी वाइफ ने हमें जाते हुए देख लिया था, और हमें लगा कि अगर ये बता देगी तुम्हें ये सब बातें तो हमें गांव से भी निकाल देंगे और तुम भी हमसे कभी बात नहीं करोगे, इसीलिए हमने उस रात उसे मार दिया, और कोई जान ना पाए गांव में, हमने इसलिए रात में उसकी डेड बॉडी को बरगद के पेड़ के पास दबा दिया, और सारा घर में जो खून कचड़ था वो सब साफ कर दिया। जैसे ही ये सब बातें सुनी ना, शुभम ने बेचारा रोते रोते पागल हो गया एकदम, कि वो अब तक अपनी वाइफ को गलत समझता रहा, उसको लगा कि उसकी वाइफ भाग गई है, और इवन इतना कुछ होने के बाद भी, लेकिन वो तो बेचारी निर्दोष थी, उसको तो मार दिया गया था। शुभम को बहुत गिल्टी फील हुआ। अब जब गिल्टी फील होता है ना, वो सबसे बड़ा मतलब होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमें अपने लिए बहुत लगता है कि हम कितने मतलब गिरे हुए इंसान हैं कि हम सच नहीं सुन के झूठ पे विश्वास कर गए। वही फीलिंग शुभम के अंदर आ रही थी बहुत ज़्यादा। शुभम ने बहुत अपने आप को समझाया, और शुभम ने मतलब बाहर जाके गाँव में ये बात सबको बता दी कि इस तरीके से मेरे भाई भाभी ने मेरी वाइफ को मार दिया, मेरी वाइफ कभी भागी नहीं थी और उसने कभी कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया था। और जैसे ही शुभम ने सब कुछ बताया, गांव वालों ने पुलिस वालों को कॉल किया, सारी चीज़ें बताई, इन्होंने कन्फेस कर लिया, इनको पुलिस अपने साथ ले गई, और उसी वक्त पूरे गांव के सामने वो आत्मा अपने एकदम शुद्ध रूप में आई, जिसको मतलब कहते हैं ना, जो एकदम मोक्ष की प्राप्ति के टाइम जो आती है, दिखाई देती है जैसा, वैसा।
और वो आत्मा गाँव वालों से हाथ जोड़ के बोलने लग गई कि मैं उस रात अपने घर में अकेली थी। मेरे पेट में मेरा बच्चा था और इन दोनों ने उसे भी मार दिया। कितने टाइम तक वो भी तड़पता रहा जब मैं मर गई। और आप लोगों ने इनकी बातों का विश्वास किया और मुझे इतने टाइम तक गलत कहा। लेकिन हर बार जो आप सुनते हो वो सच नहीं होता। तो हमेशा आपको सच पता होना चाहिए कि सच क्या था। मेरी तो जान चली गई, मैं तो सच बताने आ नहीं सकती थी वापस आपको। लेकिन जब आप लोगों ने मेरे जाने के बाद भी मेरा इतना अपमान किया, मुझसे नहीं सहा गया और अब मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ। इतना बोलते ही जो शुभम की वाइफ़ थी उसकी आत्मा बिल्कुल एकदम ऐसा लगा कुछ था ही नहीं, एकदम रोशनी सी हुई और वो गायब हो गई वहाँ से। गाँव वालों को भी बहुत पछतावा हुआ कि सुनी-सुनाई बातों का ऐसा विश्वास करके उसने एक ऐसी महिला पे शक किया जो कि बेचारी कभी गलत थी ही नहीं। और अब कर भी क्या सकते थे वो भगवान से माफ़ी माँगने के अलावा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते हैं चीज़ों को और वही मान लेते हैं कि यही सच होगा और तो बाकी कुछ है ही नहीं सच। तो हमेशा कहानी के दोनों पार्ट्स देखने चाहिए। एक तरफ़ा कोई कुछ बोले उसका विश्वास करके किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। और इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी। यार मैं बहुत टाइम बाद स्टोरी डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और यार सब्सक्राइब तो कर ही देना, मुझे पता है तुम कर दोगे बट मेरे लिए एक बार और कर देना। नहीं, अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब नहीं, बस सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना।